बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और अभी हमारे इस सेशन के अंदर हम लोग सोगा के यूनिट 4 का रिवीजन करने वाले हैं। काफी डिटेल रिवीजन होने वाला है। एक एक कंसेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से एकदम बढ़िया से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आप बिंदास देख सकते हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इससे पहले ये यूनिट कभी किया भी नहीं है तो आप बिंदास इसको देख के पूरा फिनिश ऑफ इस यूनिट को कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जितने भी रिवीजन के सेशंस होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन और टेस्ट होती है, ये सारे के सारे फ्री सेशंस जो मैंने यूट्यूब के ऊपर लिया हूं, ये मैं bit.ly/IG सर लाइव इस लिंक के ऊपर पेस्ट कर चुका हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इस लिंक के ऊपर आएंगे जो मैंने आपको बताया, और सीए फाउंडेशन टैब में अगर आप आते हैं तो आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे रिविजन्स भी है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है, इसके अलावा आरटीपी एमटीपी के सेशन है, अदर इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पे हमने सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस वगैरह किया है। ये सारे वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाते है। तो जितने भी मेरे फ्री सेशन है जिसकी मदद से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर यानी कि bit.ly/IG सर लाइव इसके ऊपर जरूर से आइएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे हमारे सुपर चार्ट बुक और ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ना है तो आप igsir.in को विजिट कर सकते हैं और यहाँ से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ऑफ किताब भी बुला सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो ultimatecA.com के ऊपर आ जाइएगा, जहां से आप हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस और रेगुलर बैचेस को बाय कर सकते हैं। ये जो फास्ट ट्रैक बैचेस और रेगुलर बैचेस है उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं दे दूंगा, तो जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा। या इनकेस अगर आपके कोई जूनियर्स होते हैं या आपके कोई पहचान वाले होते हैं जिनको यहाँ पे क्लासेस लगाना है तो आप डेफिनेटली उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। राइट नाउ चलो लेट्स गेट बैक टू द क्लास। और अब हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे हमारा कौन सा सोगा के यूनिट 4 का रिवीजन। और इस अमेजिंग से वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 का ये हमारा फास्ट ट्रैक सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग अनपेड सेलर के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स को जानेंगे समझेंगे, और बहुत ही अमेजिंग सा ये हमारा सेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार मुझे क्विकली लेकिन ऑडियो वीडियो चेक सारे लोग दे देंगे और बता दीजिए कि एवरीथिंग परफेक्ट है, एवरीथिंग अमेजिंग, एवरीथिंग गुड। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का स्वागत है इस अमेजिंग से वीडियो में। दोस्तों मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सर अभी हम लोग यहाँ पे अनपेड सेलर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो जल्दी से। सर अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अनपेड सेलर किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो, अनपेड सेलर। ठीक है ना, यस, अनपेड सेलर के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है, आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि ये अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर। देखो नाम में समझ में आ रहा है, अनपेड सेलर मतलब क्या होता है। अब सारे के सारे लोग जानते हो बेटा, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। सेलर क्या करता है, सेलर गुड्स देता है बायर को, और बायर क्या देता है, बायर पैसा देता है उन गुड्स के बदले। तो आप सोच के देखो, अगर सेलर को पैसा मिल जाते हैं बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पैसों के बदले में गुड्स बेचा था और उसे पैसे मिल गए। तो ऐसे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम की बात है क्या, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात कब होती है, जब बायर ने पैसे नहीं दिए। मतलब क्या कि सेलर ने माल तो बेचा, बट माल के बदले में जब पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा कि ये सेलर को क्या बोला जाएगा, इस सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो जल्दी से। इस सेलर को अनपेड सेलर का नाम दिया जाता है। क्या? यस सर, अनपेड सेलर का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप इसको समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से। यस, तो ध्यान दो यहाँ पे, अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है, या इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा आपके साथ कि कब अपन लोग कहेंगे कि एक सेलर अनपेड कहा जाता है। तो देखो सर, एक सेलर को अनपेड कब कहा जाता है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। एक सेलर को अनपेड कब कहा जाता है, तो एक सेलर को अनपेड तब कहा जाता है बेटा, जब देखिए क्या, उसने होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड। मतलब मान लो जैसे बायर को 10,000 रुपए पे करना था,
तो सामने वाले बायर ने 10,000 पे नहीं किया, मान लो 9,000 ही पे किया, या मान लो 9,500 ही पे किया, समझ रहे आप बात को, मतलब 100% प्राइस पे नहीं किया है, तो मैं कहूंगा आपके साथ अनपेड सेलर माना जाएगा। या उसने ऑफर नहीं किया है और सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। अब देखो क्या था, सेलर के पास, सेलर को तुरंत पैसा लेना था बेटा बायर से, मैंने कोई क्रेडिट वेडिट उधार पर नहीं दिया था, और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे 100% पैसा नहीं दिया या ऑफर भी नहीं किया पैसे देने का। क्या कहा मैंने, बोलो, एक तो 100% पैसा दिया नहीं और ऑफर भी नहीं किया। टेंडर का मतलब क्या होता है, सारे लोग बोलेंगे, याद आ रहा है आपको बेटा, यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, है ना। टेंडर का मतलब होता है ऑफर देना। क्या देना, बोलो जल्दी से, ऑफर देना, बराबर है ना। जैसे मैं ऐसा ऑफर कर रहा हूं कि लेना भाई, पैसे लेना तेरे, तो ये मैं टेंडर कर रहा हूं सामने वाले व्यक्ति को। तो बायर जब प्राइस पे भी ना करे, या प्राइस पे छोड़ो, टेंडर ऑफर भी ना करे मुझे पैसे देने का, और सेलर के पास तुरंत एक्शन था पैसे लेने का, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर को अनपेड सेलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, सेलर को अनपेड सेलर का नाम दिया जाता है। क्या, यस सर, अनपेड सेलर का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप इसको समझे, क्या सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। अब दूसरा पॉइंट देखो सर, दूसरा पॉइंट कहता है कि मैंने क्या किया था, देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट and condition on which it has received has not been fulfilled by the reason of dishonor of instrument or otherwise। मतलब देखो क्या हुआ, समझो सर, ये बायर ने जो है ना सेलर को प्रॉमिसरी नोट दे रखा है, या मान लो सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके बायर से साइन करवा के ले लिया, लेकिन जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट की ड्यू डेट आती है बेटा, क्या आती है, बोलो, ड्यू डेट आती है, तो उस ड्यू डेट के ऊपर ये जो बायर है ना, इस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को ऑनर नहीं करता है। ऑनर का मतलब होता है कि इसका पेमेंट नहीं करता है। समझ रहे आप बात को, मतलब सर आपका ये कहना क्या है, मेरा ये कहना है बेटा, इसके अंदर मेरा ये कहना है कि जो प्रॉमिसरी नोट मैंने 1 महीने पहले दिया था, ये वादा करके कि मैं 1 महीने बाद आपको क्या करूंगा, इसका पैसा दूंगा, जब 1 महीने बाद ड्यू डेट आई प्रॉमिसरी नोट की, तो मैं उसको ऑनर नहीं कर रहा हूं, मैं उसे डिसऑनर कर रहा हूं। मतलब सेलर को पैसा नहीं मिला, और सेलर को पैसा नहीं मिला मतलब सेलर अगेन क्या बन जाएगा, सेलर अगेन अनपेड सेलर बन जाएगा। आप समझे क्या? ये मेरे हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर, अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना। हाँ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल प्रॉमिसरी नोट जो है बेटा, वो अगर ड्यू डेट के ऊपर ऑनर नहीं हुए, यानी कि ड्यू डेट के ऊपर आपने उसको पे नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि अगेन सेलर जो होता है ये अनपेड सेलर माना जाता है। मतलब आप एक चीज समझ लो सर, एक सेलर जो है ना, ये अनपेड कैसे कहा जाएगा, तो ये अनपेड 2 तरीकों से कहा जा सकता है। जब इसको पैसे नहीं मिले, या इसके जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है बेटा, वो अगर ऑनर नहीं हुए, क्या नहीं हुए, बोलो जल्दी से, ऑनर नहीं हुए, तो ऐसे सेलर को हम लोग बोलेंगे अनपेड सेलर। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, ऐसे सेलर को हम लोग बोलेंगे अनपेड सेलर। क्या आप इसको समझ गए? क्या सभी लोगों को अनपेड सेलर कौन होता है ये समझ में आया? सर शॉर्ट में अगर मैं कहूं ना, तो अनपेड सेलर मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेलर जिसको अपना 100% पैसा नहीं मिला है। मतलब क्या, अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसको पैसे लेने के तो बनते हैं, बट बायर ने उसको पैसे नहीं दिया। तो अपन लोग उसे क्या कहते हैं, अपन लोग उसे अनपेड सेलर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, अपन लोग उसे अनपेड सेलर कहते हैं। समझ गए क्या? क्या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है? क्या किसी को कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर, मुझे बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर? नो दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो अनपेड सेलर होता है, ये अनपेड सेलर के पास कुछ राइट्स होते हैं बेटा। क्या कहा मैंने, बोलो, ये अनपेड सेलर मतलब देखो, एक सेलर ने माल बेचा बायर को, और बायर ने उसका पैसा अगर नहीं दिया, तो ये सेलर बन जाता है अनपेड सेलर। और इस अनपेड सेलर के पास क्या आते हैं, कुछ राइट्स आते हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है, कुछ अधिकार आते हैं, राइट्स आते हैं, अधिकार आते हैं, राइट्स आते हैं। अब कौन से राइट्स आते हैं, तो सबसे पहला देखो क्या,
सबसे पहला होता है यहाँ पे लीन ऑन गुड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? लीन ऑन गुड्स के बारे में बात करेंगे। सर लीन ऑन गुड्स का क्या मतलब होता है? लीन ऑन गुड्स का मतलब होता है कि अनपेड सेलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, आप बायर है, मैंने आपको ये ग्लास बेच दिया 50,000 रुपए में, पर आपने मुझे 50,000 नहीं दिया, तो मैं इस गुड्स के ऊपर लीन करके रख सकता हूं, यानी कि कब्जा करके रख सकता हूं। मतलब कि क्या, माना कि इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी आपके पास चले गई, बट क्योंकि आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इस गुड्स को अपने पास रखूंगा। इसे बोला जाता है लीन ऑन गुड्स। क्या बोला जाता है? लीन ऑन गुड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ाया था तब मैंने, याद है आपको, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन का कंसेप्ट भी बताया था। लीन का मतलब होता है गुड्स के ऊपर कब्जा करके रखना। ओके, अगला सेकंड। सर मान लो मैंने ना माल को भिजवा दिया था बेटा कैरियर से, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर होता है, तो ट्रांसपोर्टर के हाथ से मैंने कैरियर गुड्स को भिजवा दिया था। अब मुझे बीच में पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? ऐसे सिचुएशन में जो ट्रांजिट में गुड्स है, जो अभी ट्रांसपोर्ट हो रहे गुड्स, उसे बोला जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। मैं गुड्स इन ट्रांजिट को रोक सकता हूं और माल को वापस बुला सकता हूं। समझे क्या आप बात को? मतलब सर, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है और मैंने गुड्स को ट्रांजिट में भिजवा दिया, तो मैं इस ट्रांजिट वाले गुड्स को क्या कर सकता हूं? स्टॉप कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो? रोक सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो? रोक सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं। समझे क्या आप बात को? यस सर। अगला देखो सर, एक अनपेड सेलर के पास रीसेल का भी ऑप्शन होता है। आपको याद है क्या नेमो डैट क्वेट नॉन हैबिट के एक्सेप्शन? उसमें लिखा था कि एक अनपेड सेलर ओनर नहीं होता है, फिर भी वो गुड्स को बेच सकता है। तो देखो, अनपेड सेलर के पास राइट होता है बेटा क्या करने का? गुड्स को रीसेल करने का, दोबारा से बेचने का। ये बायर मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ है, मैं गुड्स को क्या करूंगा? बेच दूंगा। क्या करूंगा बोलो जल्दी से? बेच दूंगा। समझे क्या बात को? क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये जो अनपेड सेलर है, इसके पास तीन प्रकार के राइट होते हैं बेटा। एक राइट होता है लीन ऑन गुड्स का, एक होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, और एक राइट होता है रीसेल ऑफ गुड्स का। किसका बोलो जल्दी से? रीसेल ऑफ गुड्स। मैं इन शॉर्ट बोलूं क्या, ये जो तीन राइट्स है ना बेटा, ये तीनों राइट्स अगेंस्ट गुड्स है। क्या कहा मैंने बोलो? मतलब गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं गुड्स के ऊपर कब्जा जमाना, जैसे गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट में रोकना, या गुड्स को बेच देना, ये तीनों जो अनपेड सेलर के पास अधिकार है ना, ये किसके अगेंस्ट है? ये गुड्स के अगेंस्ट वाले हैं। किसके अगेंस्ट वाले हैं बोलो जल्दी से? गुड्स के अगेंस्ट वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या बात को? है ना? यस, आ जाओ। अब देखो क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स की। एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं गुड्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सेलर्स लीन, जो सेक्शन नंबर 47 के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बोलो? सेक्शन नंबर 47 के बारे में बात करता है। ठीक है, आ जाओ। चलो, सबसे पहला मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कौन सा है बेटा? सेलर्स लीन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको बोलो? सेलर्स लीन। सेलर्स लीन का मतलब क्या होता है? सेलर का कब्जा करना। क्या होता है बोलो जल्दी से? सेलर का कब्जा करना। अब देखो क्या है इसका अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेलर ने बायर को ये गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी बेच चुका है। क्या कहा मैंने बोलो? एक सेलर ने बायर को गुड्स के अंदर की ओनरशिप दे चुका है, बट बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया, जबकि सेलर का पैसा मांगना बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेलर है ना, वो क्या कर सकता है? इन गुड्स के ऊपर अपना कब्जा जमा के रख सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं कब्जा कब जमाऊंगा? जब गुड्स का पोजेशन मेरे पास होगा। अगर ये गुड्स का पोजेशन मैंने आपको दे दिया, यानी कि मैंने अगर पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मैं लीन कर पाऊंगा? क्या सोच के जरा मुझे बताना। अगर मैंने पोजीशन ही ट्रांसफर कर दिया तो क्या मैं लीन कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखना, सेलर्स लीन में क्या होता है? सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स का पोजीशन उसके पास होना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है? लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। समझ रहे हैं क्या बात को? यस, देखिए मैंने क्या कहा, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन द पोजेशन ऑफ देम। मतलब अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का क्या है बेटा?
जिसके पास गुड्स का पोजेशन है, तो वो पोजेशन को रिटेन करके रख सकता है। कब तक? जब तक सामने वाला व्यक्ति पैसा या पैसे का ऑफर मुझे नहीं कर देता। एक तो वो मुझे पैसा नहीं दे देता, या पैसे का कम से कम ऑफर तो करे, हाँ आईजी सर लो आपका पैसा। हाँ मैं मना करूं तो फिर मैं लीन को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम ऑफर तो करे वो प्राइस को। समझ रहे आप बात को? यस। और ये कौन से सिचुएशन में? जब मैंने माल को बेचा था विदाउट उधारी। अगर विदाउट उधारी माल बेचा है तो अब भी पेमेंट देने का बनता है बेटा। या मान लो मैंने उधार तो दिया था, बट जितने समय के लिए उधार दिया था वो समय जा चुका है। या मान लो बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। बायर इंसॉल्वेंट मतलब सामने वाला जो खरीदार है ना, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर अगर सेलर के पास पोजेशन है गुड्स का, तो वो क्या कर सकता है बेटा? वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बताया आपको? सर देखो, एक अगर सेलर है, सेलर के पास अगर गुड्स का पोजेशन है, ठीक है ना? यस। और ये सेलर ने क्या हुआ था, क्रेडिट पे गुड्स ही नहीं बेचा, या क्रेडिट पे तो बेचा बट टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। या मान लो जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया बोलो? बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे तीनों सिचुएशन के अंदर अगर सेलर के पास पोजेशन है बेटा, क्या है बोलो? अगर सेलर के पास पोजेशन है तो सेलर क्या कर सकता है? इस पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। क्या करके रख सकता है बोलो? इस पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेलर अपना कब्जा जमा के रख सकता है गुड्स के ऊपर। कब्जा जमा के रखना, क्या करना बोलो? कब्जा जमा के रखना, है ना? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सेलर्स लीन। क्या कहा जाता है बोलो? सेलर्स लीन इसे कहते हैं। ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। बस अपने को इतना समझ में आ गया कि जो सेलर है वो अनपेड रहने वाला है। बराबर है क्या? ओके। अगला, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 48 जो बात करता है पार्ट डिलीवरी को लेके। He may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of goods as a he may exercise right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under the circumstances to show an agreement to waive the lien। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है सर, अगर मान लो ऐसा हुआ है कि सेलर ने बायर को 100 गुड्स बेचने का वादा किया है, जिसमें से उसने 70 गुड्स ऑलरेडी बायर को पहुंचा दिया। अब 30 जो गुड्स है ना वो अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं। तो सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि क्या यहाँ पे सेलर इस 30 गुड्स के ऊपर अपना लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? क्या कहा मैंने बोलो? सेलर जो है क्या वो इन 30 गुड्स के ऊपर क्या अपना लीन एक्सरसाइज जमा के रख सकते हैं क्या? क्या वो लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? ये सवाल बनता है। तो इसका जवाब क्या है? यस, वो लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन द रिमाइंडर ऑफ पार्ट डिलीवरी। मतलब क्या कि अगर सेलर ने बायर को पार्ट डिलीवरी किया है गुड्स का, क्या कहा मैंने बोलो? सेलर ने बायर को पार्ट डिलीवरी किया है गुड्स का, तो बचे हुए पार्ट के ऊपर क्या वो लीन एक्सरसाइज कर पाएगा? हाँ, अगर वो अनपेड है तो कर पाएगा। लेकिन सर अगर ये जब मैं ये 70 गुड्स की डिलीवरी कर रहा था ना, तब मैंने ऐसा बता दिया कि मुझे ये 30 के ऊपर लीन वीन करने का कोई शौक नहीं है। मतलब क्या कि जब सेलर 70 गुड्स की डिलीवरी कर रहा था तो उसने ऐसा बताया बायर को कि मैं बचे हुए 30 गुड्स के ऊपर कोई लीन वीन एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूं। मतलब मैं अपने राइट को वेव कर रहा हूं, उड़ा रहा हूं, मैं अपने राइट को उड़नछू कर रहा हूं मैं अपने राइट को। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इस बात का ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना? इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना बेटा कि जो बायर है क्या वो अब क्या सेलर लीन को एक्सरसाइज कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा वेवर के केस में। मतलब जब मैं खुद से अपने राइट को उड़नछू कर दूं तो उस सिचुएशन के अंदर मैं लीन को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। क्या कहा मैंने बोलो? मैं लीन को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। समझ गए क्या? क्या आप बात को समझे? सेक्शन नंबर 48। यस सर। अब देखो सेक्शन नंबर 49 देखिए, टर्मिनेशन ऑफ द लीन। इसका मतलब क्या होता है
कि कब हमारा राइट टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एक अनपेड सेलर हूं मैं, फिर भी मैं लीन को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। कब? जब मैंने गुड्स बेटा डिलीवर कर दिया है कैरियर वाले को, मतलब क्या, मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स को डिलीवर कर दिया और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं रखा। तो जब मेरे पास गुड्स का कंट्रोल ही नहीं है, मेरे पास गुड्स का पोजीशन ही नहीं है, तो आप लॉजिकली सोच के बताइए क्या मैं लीन को एक्सरसाइज कर पाऊंगा क्या नहीं। लीन एक्सरसाइज करने के लिए पोजीशन मेरे पास होना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कैरियर वाले को गुड्स दिया और वो जो कैरियर वाले को गुड्स दिया ना, आपने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा, तो अगर सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखता है और वो कैरियर वाले को गुड्स देता है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा जरा मुझे बताइए। तो इस सिचुएशन के अंदर ये होगा बेटा कि क्या सेलर लीन एक्सरसाइज कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि अभी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके पास होता है। ओके अगला। सर बायर या उसका एजेंट ने पोजीशन अगर ऑब्टेन कर लिया है, मतलब किसी भी तरीके से बायर के पास पोजीशन अगर चले जाता है, या मैं ही खुद अपने राइट को वेव कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बोलो। वेव कर देता हूं। तो ये तीन केस के अंदर जो अनपेड सेलर है ना, ये लीन को एक्सरसाइज कर पाएगा क्या? नहीं सर नहीं कर पाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो। नहीं सर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अनपेड सेलर यहाँ पे लीन इन तीन केसेस के अंदर नहीं कर सकता। तो देखो सर, अनपेड सेलर जिसके पास लीन है डज नॉट लूज हिज लीन बाय द रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब क्या बोल रहा है इसका मतलब? सारे लोग ध्यान देना। दवे पूछ रहा है डिस्पोजल का मतलब। दवे भाई ऐसा मत करो यार, मैंने यूनिट 3 के अंदर इसको बहुत डिटेल में समझाया था, राइट ऑफ डिस्पोजल का क्या मतलब होता है करके। आपने मतलब यूनिट 3 नहीं पढ़ा। इसका यही अर्थ होता है कि आप सीधा यूनिट 4 पे जंप कर गए। आप यूनिट 3 का तेल लगाने आपके लिए, मैं सही बता रहा हूं आपने, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो राइट ऑफ डिस्पोजल आपको पता होता क्या होता है करके। मैंने उस समय कहा भी था, गुड्स को तहस नहस करने की पावर जब कंट्रोल होता है किसके पास? सेलर के पास। तो मैं कहता हूं राइट ऑफ डिस्पोजल उसे बोला जाता है, कि जब सेलर कैरियर वाले को बोल रहा है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही तुम गुड्स को बायर को डिलीवर करना, उसे राइट ऑफ डिस्पोजल बोला जाता है। यहां पे बाकी बच्चों ने नहीं पूछा, आपने पूछा, इससे ही समझ गए आप, पकड़े गए, है ना? ऐसा नहीं करने का, ये गलत बात है। देखो मैं बताऊं क्या, सोगा जो है ना, ये पूरा इंटरलिंक्ड है बेटा। अगर आपने एक भी चैप्टर स्किप किया तो बाद का चैप्टर आपको नहीं समझता। हर एक टॉपिक अपने आप में कड़िया जोड़ के रखे एक दूसरे से, तो बिल्कुल ऐसा मत करो। ठीक है, आओ मैं अब आपको ये आखिरी लाइन का मतलब समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना क्या बोला जा रहा है। सुनो सर, सेलर है, सेलर के पास क्या पड़े बेटा? गुड्स पड़े। ठीक है, सेलर ने क्या किया? सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया। ठीक है, और कितने में सेल किया? 10,000 रुपए में सेल किया। अब बायर पैसा नहीं दे रहा है बेटा, तो सेलर जो है ना, ये कोर्ट में चले जाता है। ठीक है ना, और कोर्ट क्या करता है? बायर को ऑर्डर पास करता है। किस बात का ऑर्डर पास कर सकता है? इस बात का ऑर्डर पास करता है कि पे करो 10,000 रुपए। क्या करो? बोलो। पे करो 10,000 रुपए। अब देखो सवाल क्या बनता है, ये जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया ना, इस ऑर्डर को बोला जाता है डिक्री। क्या बोला जाता है? बोलो। डिक्री। तो मुझे एक बात बताना, अब सोच के देखो, मुझे एक बात बताना, अगर कोर्ट ने डिक्री का ऑर्डर पास किया है, तो इसका मतलब सेलर को गुड्स अब डिलीवर करना पड़ेगा क्या बायर को? नहीं सर। देखो मतलब क्या बोला जा रहा है, कि जो सेलर होता है ना, अनपेड वाला, वो अपने राइट ऑफ लीन उसके पास से नहीं जाएगा, इवन इफ कोर्ट ऑर्डर क्यों ना पास कर दे डिक्री का बायर के खिलाफ कि पैसे को पे करो। समझे क्या मतलब? सेलर के पास से गुड्स तभी जाएंगे, या सेलर के पास का लीन तभी हटेगा बेटा, जब बायर उसको एक्चुअल में पैसा देगा। क्या कहा मैंने? बोलो। जब बायर उसको एक्चुअल में पैसा देगा, तब जाके बायर के पास से लीन हटेगा। क्या? हाँ सर, तब जाके लीन हटेगा, अदरवाइज लीन हटने वाला है क्या? नहीं सर, अदरवाइज लीन नहीं हटने वाला है। क्या आप इसको समझे? बोलो बोलो बोलो। ये आखिरी लाइन देखो, फिर से पढ़ो मेरे साथ। अनपेड सेलर जिसके पास लीन है गुड्स का, वो लूज नहीं करेगा अपने लीन को, ओनली बाय द रीजन दैट कि कोर्ट से मुझे क्या ऑब्टेन हुआ है? डिक्री ऑब्टेन हुआ है बेटा, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स के लिए। बस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया बायर के खिलाफ कि ये बायर पैसा पे कर। तो ऐसे इसमें मैं ये नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता? बोलो जल्दी से। मैं ये नहीं बोल सकता कि बायर जो है बेटा लीन को नहीं करेगा।
क्या सारे लोग इस बात को समझे? क्या फटाफट बुलाएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? यस सर। चलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या पहला पॉइंट एकदम क्लियर है? सेलर्स लीन। देखो, सेलर का लीन का मतलब क्या होता है? मतलब सेलर ने गुड्स बेच दिया है, प्रॉपर्टी, बट पोजीशन जब सेलर के पास है और बायर ने उसको पैसा नहीं दिया, यानी कि वो अनपेड है, तो वो गुड्स को अपने पास कब्जा जमा के रख सकता है। ये 3 सिचुएशन में होता है। जब मैंने विदाउट क्रेडिट यानी कि कैश सेल किया और कैश नहीं मिला, क्रेडिट में बेचा पर क्रेडिट का टर्म खत्म हो गया, या बायर ही इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस सिचुएशन के अंदर सेलर जो है वो लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। सर, पार्ट डिलीवरी हो गई है, पार्ट डिलीवरी बची हुई है, बचे हुए डिलीवरी के ऊपर भी लीन एक्सरसाइज कर सकता हूं। सर, टर्मिनेशन ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? सर, अनपेड सेलर जो है ना, वो लीन को लूज कर जाता है। क्या कर जाता है? लूज कर जाता है 3 सिचुएशन में। पहला, जब गुड्स की डिलीवरी होती है बेटा किसी ट्रांसपोर्टर को, और मैं राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास नहीं रखता हूं। दूसरा, अगर एजेंट या बायर बेटा लॉफुली पोजीशन को ऑब्टेन कर लेता है, यानी कि सेलर के पास से पोजीशन जा चुका है, या वेवर के केस में, किस केस में बोलो जल्दी से? वेवर के केस में क्या होगा? वेवर के केस में टर्मिनेशन होगा। क्या होगा बोलो? वेवर के केस में टर्मिनेशन होगा। समझ गए क्या बात को? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर अनपेड सेलर है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से? अगर अनपेड सेलर है, क्या है? सभी लोग बोलेंगे अनपेड सेलर है। तो अगर अनपेड सेलर है तो ऐसे इसमें क्या मैं लीन को एक्सरसाइज कर पाऊंगा क्या? हाँ, मैं लीन को एक्सरसाइज कर पाऊंगा। इस बात का ध्यान रखना, अनपेड सेलर के केस में मैं अपने लीन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। जस्ट मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं लीन को एक्सरसाइज नहीं करूं। समझना क्या कहा मैंने? बोलो, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता। क्या नहीं होता बोलो? कि एक मुझे कोर्ट के द्वारा डिक्री मिल गया है, मतलब अनपेड सेलर अपने लीन को लूज कर जाए, ऐसा इसका मतलब होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। समझे क्या आप बात को? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। आओ ध्यान दो यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में चर्चा करेंगे। सर, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता है 50 से लेके 52 तक। अब क्या होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब? आओ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। सुनो, अच्छे से ध्यान देना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, देखो, सबसे पहले इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। क्या होता है बोलो जल्दी से? जब जो गुड्स है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। मतलब देखो, जैसे बायर है, बायर क्या करता है? गुड्स देता है बेटा। किसको गुड्स देता है? मान लो कैरियर वाले को, ट्रक वाले को गुड्स देता है, और ट्रक वाला इस गुड्स को लेके किसके पास जाता है? ट्रक वाला इस गुड्स को लेके, मैंने उल्टा लिख दिया, जो सेलर है वो गुड्स देता है किसको? ट्रक वाले को, और ट्रक वाला गुड्स को लेके किसके पास जाता है बेटा? बायर के पास जाता है। बराबर है ना? तो देखो, जब ट्रक यहाँ पे सेलर के दुकान से बायर के दुकान तक मूव होगा, क्या कहा मैंने बोलो? जब ट्रक यहाँ पे सेलर के दुकान से बायर के दुकान तक मूव होगा, तो ये जो रास्ता है ना बेटा, इस रास्ते को बोला जाता है इन ट्रांजिट। क्या बोला जाता है बोलो? इस रास्ते को बोला जाता है इन ट्रांजिट। अब सवाल बनता है कि अगर रास्ते से ट्रक चल रहा है, तो क्या सेलर के कहने पर ये ट्रक रुक के वापस रिवर्स आ सकता है? अगर आ सकता है तो इसे बोला जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब क्या? कि गुड्स है वो ट्रांजिट में है, और सेलर अगर फोन करता है कैरियर वाले को कि रुक जा भाई, माल डिलीवर मत करना बायर को, तो इसे बोला जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? सर, इसे कहा जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या कहा जाता है बोलो जल्दी से? इसे कहा जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सभी लोग बोलेंगे क्या कहा जाता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का नाम इसे दिया जाता है। समझ गए क्या? क्या सारे लोग इस बात को समझ गए क्या? फटाफट बोलो मेरे को, जल्दी जल्दी बता दो, खटाखट बता दो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? क्विकली, यस यस यस, बोलो 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 बेटा। चलो, डन है। ध्यान दो, अब मैं आगे बढ़ने चाह रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इन ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान देना, सुनिए बात को। अब देखो क्या, अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज होता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल तब एक्सरसाइज होता है बेटा, जब बायर जो है ना, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए। क्या कहा मैंने बोलो? बायर अगर इंसॉल्वेंट होगा, यानी यानी कि बायर की लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट,
प्लस अनेबल टू पे ड्यूज। क्या कहा मैंने, बोलो, प्लस अनेबल टू पे ड्यूज। तो इस सिचुएशन के अंदर जब बायर इंसॉल्वेंट होगा केवल और केवल तब स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा क्या? हाँ सर, मतलब सिचुएशन देखो क्या है, सेलर अनपेड है, ठीक है, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है और गुड्स ट्रांजिट में है, तो मैं कहूंगा आपके साथ आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। सर मुझे बताइए, अगर सेलर के पास गुड्स है और बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो सेलर क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन कर सकता है। पर राइट ऑफ लीन तो तब होगा जब गुड्स सेलर के पास है, पर गुड्स अगर इन ट्रांसपोर्टेशन में, इन ट्रांजिट में है, तब जाके मैं कह सकता हूं कि यहां पे क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बोलो? स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। समझे क्या? यस। अब देखो, वेयर buyer of the goods become insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of goods। देखो, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए पहला, दूसरा सेलर अनपेड होना चाहिए, और तीसरा पार्टेड विद द पोजेशन इन ट्रांजिट। तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो स्टॉप कर सकता है उसको ट्रांजिट में और फिर से पोजेशन अपने पास ले सकता है, जब तक उसको पैसा या पैसे का प्राइस का ऑफर नहीं किया जाता, तब तक वो गुड्स को वापस से अपने कब्जे में ले लेगा। कौन वापस से अपने कब्जे में ले लेगा? सेलर वापस से कब्जे में ले लेगा। क्या कहा मैंने, बोलो? सेलर वापस से कब्जे में ले लेगा। समझे क्या आप बात को? क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस। मतलब आप सोच के देखो, जब राइट ऑफ लीन जब राइट ऑफ लीन एंड होता है ना, वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का चालू होता है। समझे क्या बात को? मैंने क्या कहा, आप बात को समझे क्या? देखो सर, पहले सेलर के पास अगर गुड्स होते तो मैं कह देता यहाँ पे तो राइट ऑफ लीन होता, पर जैसे ही गुड्स चले गए किसके पास? ट्रांसपोर्टर के पास, यानी कि एक बार से राइट ऑफ लीन का अब जो पावर है वो खत्म हो गया, तब जाके राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का पावर आता है। बस ध्यान रखना, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक ही कंडीशन में होता है, और वो ये कि बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है, और ऑब्वियस सी बात है सेलर का अनपेड होना जरूरी है। मतलब वो तो बेसिक कंडीशन है अनपेड की, बट बाकी बायर अगर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बायर इंसॉल्वेंट होगा तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट आएगा, अदरवाइज नो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गॉट इट एवरीवन? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? यस। आ जाइए, देखो अब बात करेंगे ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब से कब तक होता है। मतलब हम लोग कब कहेंगे कि हम लोग इन ट्रांजिट में हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब से कब तक माना जाता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखो, सबसे पहले बात करूंगा गुड्स डीम टू बी इन द ट्रांजिट। कब गुड्स को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रांजिट में है? देखो सर, जब आपने गुड्स को डिलीवर किया है कैरियर को या किसी अदर बेली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, और जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी नहीं ले लेता कैरियर या अदर बेली से, तो अपन लोग कहेंगे कि इन ट्रांजिट माना जाता है। मतलब क्या? बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, यहां से गुड्स निकले और यहाँ पे बायर के पास पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचने तक बायर या उसके एजेंट में गुड्स का कंट्रोल आने तक हम लोग क्या कहते हैं? इन ट्रांजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो? इन ट्रांजिट कहते हैं। बेसिकली जब तक ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स है तब तक के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है? पहला होगा। अब दूसरा देखो क्या, इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बैरियर, बाय द बायर, and the carrier or other bailee continues in the possession them, the transit is not deemed to an end even if seller has refused to receive them back। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि ये जो कैरियर वाला है ये गुड्स को लेके गया था बायर के पास, बायर ने मना कर दिया गुड्स को लेने से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो गुड्स अभी भी किसके पास पड़ा है? ट्रांसपोर्टर के पास पड़ा है। किसके पास पड़ा है, बोलो? ट्रांसपोर्टर के पास पड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा अभी ट्रांजिट चल रहा है क्या? हाँ, अभी भी चल रहा है, क्योंकि बायर ने तो पोजीशन लिया नहीं, मतलब पोजीशन अभी भी ट्रांसपोर्टर के पास है, और ट्रांसपोर्टर के पास पोजीशन है, तो मैं कहूंगा इन ट्रांजिट अभी भी माना जाएगा क्या? हाँ सर, इन ट्रांजिट माना जाएगा। समझे क्या आप बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? सारे लोग जल्दी से बताओ मेरे को। यस। तो पहला मैंने क्या कहा? बायर के पोजीशन लेने तक। दूसरा मैंने कहा बायर के पास पहुंचा, उसने मना कर दिया, अभी भी वो ट्रांसपोर्टर के पास है, तो उसे क्या बोला जाता है? इन ट्रांजिट कहा जाता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर। अब देखो क्या हुआ, शिप चार्टर्ड बाय द बायर का मतलब क्या होता है?
शिप बायर ने शिप को हायर किया है। समझे क्या बात को, क्या कहा मैंने, बोलो। बायर ने एक शिप वाले को हायर किया है और मैंने यानी कि सेलर ने अगर वो गुड्स को बेटा दे दिया, वो शिप मतलब वो शिपिंग कंपनी को जिसको बायर ने हायर किया है, तो द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस वेदर दे आर इन द पोजीशन ऑफ मास्टर एज अ कैरियर और एज अ एजेंट ऑफ बैरियर बायर। मतलब क्या कि अगर मुझे आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर किसी शिप वाले को बायर ने हायर किया है और मैंने उसको गुड्स दे दिया, मतलब क्या ट्रांजिट एंड हो गया क्या? हाँ सर हो गया। क्यों? क्योंकि जो जो शिप वाला है बेटा वो एजेंट जैसा काम कर रहा है। किसका एजेंट? बायर का एजेंट बन के वो काम कर रहा है। तो एक प्रकार से बायर के पास पोजीशन चले गया, मतलब इन ट्रांजिट खत्म हो गया क्या? हाँ सर इन ट्रांजिट खत्म हो गया। तो एक बात अपने को समझ में आ गई है कि ट्रांजिट खत्म कब माना जाता है? जब बायर के पास गुड्स का पोजीशन आ जाता है ना, तब ट्रांजिट खत्म माना जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो? तब ट्रांजिट खत्म माना जाता है। समझे क्या बात को? यस। फोर्थ पॉइंट देखिए, where part delivery of goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in the transit. हम रोक सकते हैं ट्रांजिट को unless such part delivery has been given in circumstances to show an agreement to give upon possession of whole of goods. मतलब क्या कि सर इनका क्या कहना है कि मान लो आपको 100 गुड्स डिलीवर करने थे, अब आपने 50 ऑलरेडी डिलीवर कर लिए और जो 50 है ना वो अभी ट्रांजिट में है। तो सवाल बनता है क्या इस ट्रांजिट को रोका जा सकता है? क्या कहा मैंने, बोलो? क्या इस ट्रांजिट को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ रोका जा सकता है। लेकिन आपको याद है क्या एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि जहां पे पार्ट डिलीवरी इज इक्विवेलेंट टू फुल डिलीवरी, ऐसा बोला गया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा कि पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी, क्या कहा मैंने, बोलो? इज इक्वल टू फुल डिलीवरी, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग क्या, अरे सब लोग बोलो ना, तब हम लोग कहेंगे कि अब आप लोग स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाएंगे? नहीं सर नहीं कर पाएंगे। समझे क्या? क्यों? क्योंकि आपने जो पहला पार्ट डिलीवर कर रहे थे ना, तब आपने ऐसे इंडिकेशन दिए थे कि सामने वाला व्यक्ति को लगा कि आपने फुल डिलीवरी कर दिया, और फुल डिलीवरी जब हो जाती है गुड्स की तो मैं चाहकर भी क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाऊंगा क्या? नहीं सर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो चार बातें बताया। पहले बताया कि बायर तक गुड्स जब पहुंच रहा है तो इन ट्रांजिट है। दूसरा, अगर बायर रिजेक्ट कर दे अभी भी ट्रांसपोर्टर के पास है, इन ट्रांजिट है। तीसरा, अगर बायर कोई शिप वाले को या बायर कोई ट्रांसपोर्टर को हायर करता है और मैं उसको गुड्स दे दूं तो ट्रांजिट खत्म हो जाता है। और चौथा बोला गया कि पार्ट डिलीवरी के ऊपर भी आप स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर पार्ट डिलीवरी फुल डिलीवरी जैसा अकाउंट फॉर होता है तब आप स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कर पाएंगे क्या? तब नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप कर पाएंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये चार बातें मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द ट्रांजिट के बारे में। अब देखो क्या, अब सवाल बनता है कैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट होता है, मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्चुअल में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो देखो सर, पहला, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, सेलर क्या करेगा? बायर को बोलेगा, ट्रांसपोर्टर को बोलेगा ला भाई वापस गुड्स ला। जैसे देखो ये जो गुड्स थे ये ट्रांसपोर्टेशन में थे, मैंने बोला ओए ओ नत्थु भाई वापस लेके आओ गुड्स को, तो नत्थु भाई ने वापस गुड्स को लेके आ गया बेटा, और मैं गुड्स का पोजीशन अपने पास रख लेता हूं। तो बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन। दूसरा, बाय गिविंग नोटिस नॉट टू डिलीवर, मैं यहां पे बोलता हूं कैरियर वाले को नोटिस देता हूं, व्हाट्सएप करता हूं माल को मत देना, समझ रहे आप बात को, या मैं उसको फोन करके बोलता हूं पाजी माल को मत डिलीवर करना, समझ रहे आप बात को। तो ऐसे सिचुएशन में बाय गिविंग नोटिस नॉट टू डिलीवर द गुड्स, समझे आप बात को? यस। अगला देखो क्या, नेक्स्ट, where the goods of stoppage in transit is given by the seller to carrier, क्या बोला जा रहा है? is given by seller to carrier। जब आपने नोटिस दिया, ठीक है, और द बेली इन पोजीशन ऑफ गुड्स, तो यहां पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टर की ये बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि उसने गुड्स को रीडिलीवर करना चाहिए बेटा, एज पर डायरेक्शन ऑफ सेलर, मतलब जैसा सेलर बोले उस हिसाब से उसने गुड्स को क्या करना चाहिए? वापस करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो गुड्स को वापस करने का जो खर्चा वर्चा आएगा ये कौन बेयर करेगा? अब जब सेलर सब कुछ कर रहा है तो सेलर ही खर्चा बेयर करेगा ना, ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि अगर सेलर मना कर रहा है ट्रांसपोर्टर को डिलीवर करने से तो ट्रांसपोर्टर का तो पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, उसका तो खर्चा आ रहा है ना, तो खर्चे को बेयर कौन करेगा? सेलर बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? बोलो जल्दी से, सेलर बेयर करेगा। समझ गए क्या?
या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? फटाफट जल्दी से बता दो। एक बार राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस को फटाफट पढ़ लेंगे। सारे लोग जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी से डिफरेंस को पढ़ो। हो गया? होने के बाद डन लिखो, बड़ा सिंपल है। चलो, क्या हम लोग आगे बढ़े? सभी लोग बताएंगे क्या हम लोग आगे बढ़े? यस, आ जाओ। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन नंबर 53 के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे बोलो? सेक्शन नंबर 53 के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। सर, सेक्शन नंबर 53 क्या कहता है? आ जाओ, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सेक्शन नंबर 53 कहता है यहाँ पे इफेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है बोलो जल्दी से? सर, सेक्शन नंबर 53 यहाँ पे बात करता है इफेक्ट्स के बारे में कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? मैंने ये कहा आपके साथ कि सबसेल या प्लेज बाय द बायर का क्या इफेक्ट होता है। अब पहले तो आप ये समझो कि सेक्शन 53 कहना क्या चाहता है करके। समझ रहे हैं क्या? क्या सेक्शन नंबर 53 कहना चाहता है? आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे। देखो सर, सेलर ने बायर को क्या बेचा? गुड्स की प्रॉपर्टी बेचा। देखो, गुड्स की प्रॉपर्टी बेचा, लेकिन गुड्स का जो पोजेशन है वो किसके पास है? गुड्स का पोजेशन सेलर के पास है। ठीक है, ओके। अब बायर इसको क्या कर रहा है? बायर इसको सेल कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? सेल कर रहा है। ठीक है ना? बायर इसको बेच रहा है। किसको? न्यू बायर को। क्या कहा मैंने बोलो? न्यू बायर को, एनबी को, न्यू बायर को सेल कर रहा है। अब सवाल बनता है कि अगर ये जो बायर है, अगर ये ऐसा सब सेल कर रहा है, इस सेल को बोला जाता है, ये सेल को क्या डिनोट करेंगे अपन? सब सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? सब सेल। मतलब जब बायर गुड्स को दोबारा से बेचे उसे सब सेल कहते हैं। तो अगर बायर गुड्स का सब सेल कर रहा है न्यू बायर को, तो सवाल बनता है कि क्या सेलर के पास जो राइट्स है बेटा, कौन से राइट है? राइट ऑफ लीन है, और कौन से राइट है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है। क्या ये राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएंगे क्या? क्या कहा मैंने बोलो? क्या ये राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएंगे क्या? सवाल ये बनता है यहाँ पे कि क्या ये खत्म हो जाएंगे क्या, ये वाले राइट? तो इसका जवाब है नहीं, ये राइट खत्म नहीं होंगे। मतलब फर्क नहीं पड़ता हमें कि बायर ने न्यू बायर को बेचा या न्यू सेलर को बेचा या किसको बेचा। देखो, बायर के सबसेल से मेरे अधिकारों के ऊपर, यानी कि अनपेड सेलर के अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच आती है क्या? नहीं सर, नहीं आती। लेकिन आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर बायर के इस सब सेल को सेलर ने ही अप्रूव किया होगा कि ठीक है माल को बेच दे, तू किसी और को, टेंशन मत ले, मैं गुड्स को भिजवा दूंगा, तू बस माल को बेच दे। अब सेलर ने अगर बायर के सब सेल को अप्रूव किया होगा, तो सेलर इस केस के अंदर उसके पास जो राइट ऑफ लीन है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, अब ये उसको एक्सरसाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लॉजिकल है बहुत, क्योंकि मैंने ही बायर को बोला हूं आगे बेचने के लिए, और अब मैं ही माल ना भिजवाऊं ये बोल के कि नहीं राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, और फालतू के बहाने दूं, तो आपको लगता नहीं क्या ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गलत हो जाएगा? बोलो ना, क्या आपको लगता नहीं ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गलत हो जाएगा? हाँ,
तो बस इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो, वैसे तो वो राइट को लूज एक्सरसाइज, वैसे तो वो राइट को लूज नहीं करता, पर अगर उसने खुद ने सब सेल को अप्रूव किया होगा तो राइट को लूज करने वाला है क्या? यस सर, करने वाला है। देखो, the right of lien या stoppage in transit is not affected by buyer selling या pledging the goods। मतलब बायर जो है वो गुड्स को बेच रहा है या प्लेज कर रहा है, इससे राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। क्या बोल दिया? बोलो, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेलर ने असेंट दे दिया, अगर सेलर ने क्या दे दिया? बोलो, अगर सेलर ने अप्रूवल दे दिया, अगर सेलर ने असेंट दे दिया, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर गड़बड़ होगा क्या? हाँ सर, फिर गड़बड़ होगा। क्या कहा मैंने? बोलो, हाँ सर, फिर गड़बड़ होगा। समझ गए क्या? क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? फटाफट जल्दी से बताओ मेरे को, डन है क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आपको ये बात, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? यस, चलिए सर आ जाओ। ओके, लेकिन अब देखो क्या, अब बात करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड। मतलब हम लोग कुछ ऐसे एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन केस के अंदर जो सेलर होता है ना, वो अनपेड, जो अनपेड सेलर होता है वो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, है ना। ये वो सिचुएशन है, कौन सी देखो, पहला, where seller has assented the sale, mortgage या disposition of goods made by the buyer। मतलब बायर जो गुड्स को प्लेज कर रहा है, बेच रहा है, खराब करने वाला है, मॉर्गेज करने वाला है, उसके बारे में अगर सेलर ने ही अप्रूवल दिया है, सेलर ने ही अगर अपना असेंट दिया है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि अब सेलर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब अब उसके पास अधिकार नहीं है। दूसरा, सर देखो, वेयर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ऐसे सिचुएशन में जहां पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अगर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बायर को, एंड द बायर ट्रांसफर्स द डॉक्यूमेंट टू द पर्सन हु हैज बॉट द गुड्स इन गुड फेथ फॉर अ वैल्यू, फॉर अ प्राइस, देन प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 स्टिपुलेट एज फॉलोज। मतलब क्या? देखो क्या सर, जब सेलर ने जो है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यूनिट नंबर 1 में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा था सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दिया और बायर ने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नए बायर को दिया और उससे पैसा भी ले लिया, मतलब उसने सब सेल कर दिया। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ध्यान दो यहाँ पे, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द लास्ट मेंशन ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफेटेड। मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मैंने अब नए बायर को, समझना, बायर ने न्यू बायर को क्या दे दिया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, वो भी गुड फेथ में, प्राइस के लिए। तो अब यहां पे राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो गया। अब देखो, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, तो अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द प्लेजी। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दो सर, देखो, अगर सेल हुआ है तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्लेज हुआ है तो क्या होगा? ध्यान दो यार, सुनो 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 सुनो, मैं जो कह रहा हूं अच्छे से ध्यान दे, ठीक है। देखो, यूपीएस अनपेड सेलर, सर इसने बायर को गुड्स दिया, बायर ने न्यू बायर को क्या दे दिया? न्यू बायर को, देखो सर, इसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर ने न्यू बायर को दिया और बदले में पैसा लिया, और ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इसकी मदद से सेल किया गया। तो अगर सेल होता है तो अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट बोलता है, ये पहला पॉइंट बोलता है। समझ गए क्या आप बात को? यस सर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अनपेड सेलर ने क्या किया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया, किसको दिया? बायर को दिया। अब बायर ने क्या किया? इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को प्लेज कर दिया। क्या कर दिया? बोलो, प्लेज कर दिया, ठीक है ना। प्लेज कर दिया किसी पर्सन के पास, मतलब उधारी पर दे दिया, जैसे मान लो एसबीआई के पास प्लेज कर दिया। तो अब क्या बोला है कि अनपेड सेलर का जो राइट है
वो सब्जेक्ट टू प्लेजी के राइट होगा। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या सुनो, मान लो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थे, जितने के गुड्स बेचे ये 1 लाख के थे, और ये जो प्लेज हुआ ना बेटा, ये प्लेज हुआ मान लो 70,000 का। तो लॉ क्या कहता है कि आप 30,000 के जो गुड्स है ना, उसके ऊपर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकते हो। समझे क्या सर? लेकिन मुझे बताओ, अगर यहाँ पे प्लेज हुआ होता फॉर एग्जाम्पल 60,000 का, तो मैं कहता कि अनपेड सेलर 40,000 का राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। समझ रहे क्या सर? अगर मान लो ये होता पूरा 1 लाख रुपए का, तो ऐसे सिचुएशन में अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, कि प्लेजी का राइट सुप्रीम रहेगा। जिसके पास प्लेज किया गया उसका राइट पहले आएगा, और उसके बाद भी अगर गुड्स का कुछ वैल्यू बच गया तो उसके ऊपर अनपेड सेलर अपना अधिकार जमा सकता है, अदरवाइज नहीं जमा सकता। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो मेरे को। यस, गॉट इट एवरीवन। देखो क्या, if the last mentioned transfer is by way of pledge, तो unpaid seller's right of lien या stoppage in transit could be exercised subject to rights of pledge। मतलब पहले rights of pledge, pledge के right सुप्रीम होंगे, और उसके बाद फिर किसके राइट आएंगे? अनपेड सेलर के राइट आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, हाउएवर प्लेजी में रिक्वायर्ड अनपेड सेलर टू यूज इन फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड्स या सिक्योरिटीज ऑफ प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई द क्लेम्स। प्लेजी बोल सकता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरे गुड्स है तो तुम उसको क्लेम कर डालो क्या? हाँ सर, कर डालो। मतलब इन केस अगर कोई अदर गुड्स अनपेड सेलर के पास पड़े तो तुम उसको अपने पास रखो, लेकिन मुझे वो सेल या प्लेज वाले गुड्स मुझे लौटाओ अनपेड सेलर, ऐसा प्लेजर बोल सकता है। कौन बोल सकता है? बोलो, प्लेजी बोल सकता है। ठीक है, ओके। अगला, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मुझे एक बात बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो प्रॉपर्टी बेचने का वादा पैसों के बदले में किया गया है, क्या वो खत्म हो जाता है? क्या वॉइड हो जाता है? क्या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कुछ एडिशनल राइट एक अनपेड सेलर के पास, जिससे वो अपने पैसे को मांग सकता है। किससे? बायर से। समझ रहे हैं क्या? यस। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स इन फोर्स एंड द बायर कैन एक्सरसाइज आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। मतलब पैसा देके मैं क्या कर सकता हूं भैया? प्राइस, मतलब प्राइस देके, सीधी सी बात है, मैं क्या मांग सकता हूं यहाँ पे? मतलब गुड्स मांग सकता हूं क्या? बिंदास। मतलब बायर किसी भी समय अगर बाद में मैंने राइट ऑफ लीन किया हो या स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी किया हो, तो बायर आता है और मुझे रोकड़ा देके जाता है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि किस्सा खत्म, राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट गयू। समझे क्या बात को? मतलब आप उसको गुड्स दे दोगे क्या? हाँ सर, बिंदास दे देना। क्या कहा मैंने? बोलो, हाँ सर, बिंदास दे देना। कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए क्या बात को? समझे क्या? अब देखो, राइट ऑफ रीसेल मतलब क्या, कि एक अनपेड सेलर है बेटा, वो अपने पास राइट ऑफ लीन के करके अपने पास गुड्स रखता है, या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके अपने पास गुड्स जमा करता है। पर अब इस गुड्स का मैं करूं क्या? तो लॉ कहता है, देखो, आप इस गुड्स को चाहे ना किसी और को बेच सकते हो। मतलब जेठालाल ने भिड़े को माल बेचा, बट भिड़े ने उसका पैसा नहीं दिया जेठालाल को टीवी का, तो जेठालाल उस टीवी को बबीता जी को बेच सकता है क्या? बेच सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ कह रहा है। देखो, राइट ऑफ रीसेल इसे बोला जाता है। अब ये जो राइट ऑफ रीसेल है ना, ये बड़ा ही वैल्यूएबल राइट है बेटा, जो अनपेड सेलर को दिया जाता है। अब देखो, अनपेड सेलर बाकी राइट्स के केस में तो उसके पास क्या आएगा? केवल गुड्स का कब्जा आएगा, बट कब्जा करके क्या करूं? कब्जा करके रीसेल करो। क्या करो? बोलो जल्दी से। कब्जा करके रीसेल करो। क्या करो? बोलो, कब्जा करके रीसेल करो। समझ गए क्या? यस। चलो फटाफट पढ़ो। कब्जा करके रीसेल करने के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो, अनपेड सेलर कौन से सिचुएशन में गुड्स को रीसेल कर सकता है? कुछ सिचुएशन दे रखी है। जैसे देखो, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर हो गया, सब्जी हो गई, ये सब क्या होता है? पेरिशेबल नेचर के होता है। तो पेरिशेबल नेचर के केस में गुड्स को आप बेच सकते हो क्या? बिल्कुल बेच सकते हो। जहां पे बेटा गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी बायर के पास ही नहीं गई है, तो मैं गुड्स को बेच सकता हूं क्या? बिल्कुल। सर, जहां पे मान लो अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया है और वो गुड्स को रीसेल करता है बेटा, तो सामने वाले को गुड टाइटल मिलता है क्या? बिल्कुल गुड टाइटल मिलता है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके अलावा मान लो सेलर ने रीसेल किया है, और जहां पे राइट ऑफ रीसेल को मैंने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोल रखा था, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्लियर कट बोल रखा था कि देखो, अगर मुझे टाइम पे पैसा नहीं मिला
तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस गुड्स को किसी और को बेच दूंगा। ये क्लियर कट तरीके से, क्या कहा मैंने, बोलो, ये क्लियर कट तरीके से मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर मौजूद है तो मैं गुड्स को बेच सकता हूं। फिर देखो, फिर इस सिचुएशन में मुझे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, सीधा बायर का डिफॉल्ट हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा बेटा, बेच पाऊंगा। सर मुझे एक बात बताओ, आप बायर को बेच रहे थे 10,000 में और मार्केट में आपको बेचना पड़ा 9,000 में, आपका नुकसान हुआ, क्या आप डैमेजेस को भी क्लेम कर पाओगे क्या? हाँ, अगर कम सस्ते दाम में मेरा माल बिका तो मैं डैमेजेस भी क्लेम कर पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं, सस्ते दाम में अगर मैंने माल बेचा तो मैं डैमेजेस भी क्लेम कर पाऊंगा बायर से, इस बात का ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट पढ़ो पहले, फिर मैं चलता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। पहले 4 पॉइंट पढ़ो कि कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करके आप गुड्स को रीसेल कर सकते हो। फटाफट थोड़ा सा क्विकली पढ़ेंगे। डन है, आ जाओ, ध्यान दो। अब आखिरी पॉइंट, अब देखो आखिरी पॉइंट क्या कहता है, देखिए, वेर ही गिव्स अ नोटिस टू बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि बायर जो है ना, उसने सेलर को क्या दिया है, नोटिस दिया है। नोटिस देने का मतलब क्या होता है, आगाह कर रहा है वो, समझना मैं क्या कह रहा हूं। सेलर ने बायर को नोटिस दिया है, मतलब वो उसको चेतावनी, वो उसको आगाह कर रहा है कि देख यार, तूने मुझे पैसे नहीं दिया, मैं माल को बेच रहा हूं। समझ रहे क्या, देख यार, तूने मुझे पैसे नहीं दिया, मैं माल को बेच रहा हूं। ऐसा सेलर ने क्या दिया है, नोटिस दे रहा है बेटा बायर को। क्या दे रहा है बोलो, नोटिस दे रहा है वो बायर को। तो देखो, वेर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। देखो, इफ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस बायर फेल्स विद इन रीजनेबल टाइम टू पे द प्राइस और टेंडर द प्राइस, सेलर इसको रीसेल कर सकता है। मतलब नोटिस दिया, अब देखो होता क्या है कि बायर जो है ना, बायर अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो सेलर क्या कर सकता है, सेलर रीसेल कर सकता है। क्या बोला यहाँ पे बताइए, सेलर यहाँ पे रीसेल कर सकता है, बहुत सिंपल। अब देखिए, सेलर के पास अधिकार है बेटा, क्या, कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रीसेल प्राइस का डिफरेंस मांग सकता है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समझना, इसका मतलब ये है कि सेलर ने नोटिस दिया बायर को कि भाई एक काम कर, तेरी मेरी 10,000 की डील हुई है, तू 10,000 रुपए मुझे दे और अपने गुड्स को लेके जा। अब क्या होता है, सेलर को मार्केट में बेटा 9,000 में बेचना पड़ता है। तो अगर 9,000 में बेचना पड़ा तो मैं बायर से 1,000 रुपए मांग सकता हूं क्या? हाँ सर, मांग सकता हूं। जो डिफरेंस है, मैंने इसको 10,000 देने का वादा किया था, मार्केट में 9,000 में बेचा, तो 1,000 रुपए मैं मांग सकता हूं। ओके सर, मुझे बताओ, अगर इन केस सेलर इसको 12,000 में बेचता है, मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बोलो, 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सेलर अपने पास रख सकता है क्या? हाँ सर, रिटेन करके रख सकता है। क्या करके रख सकता है? रिटेन करके रख सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहानी में ट्विस्ट, अगर सेलर ने ये नोटिस नहीं दिया ना बायर को कि मैं गुड्स को बेच रहा हूं, और फिर उसको अगर फायदा हुआ तो उस फायदे को उसको बायर को देना पड़ेगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉस को कौन बेयर करेगा? लॉस को सेलर बेयर करेगा। आप समझे क्या बात को? मतलब नोटिस देना कितना ज्यादा जरूरी है रीसेल के केस में, आप ये समझो कि आपको बायर को बताना होगा
कि देख तूने पैसे नहीं दिया तो मैं माल को बेच दूंगा। अगर आपने बता दिया और आपका नुकसान हुआ, बायर से क्लेम कर लेना, प्रॉफिट हुआ अपने पास रखना, पर आपने नहीं बताया बायर को, आपने उसको आगाह नहीं किया, तो प्रॉफिट हुआ तो उसको बेच देना, लॉस हुआ तो खुद बेयर करना सेलर, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बोलो ना, कहानी में ट्विस्ट समझ में आया क्या आपको? यस, retain profit only when he has given notice. Thus, if goods are sold without giving notice, the seller cannot recover loss. If profit, then return to the original buyer. क्या कहा मैंने? बोलो, अगर प्रॉफिट हुआ तो ओरिजिनल बायर को फिर दे देना। ऐसा इतना भयंकर। मतलब सर आपका क्या कहना है, एक छोटा सा बताते क्या चार्ट में? देखो सर, सेलर ने बायर को नोटिस जो है हो सकता दिया, हो सकता नहीं दिया। अगर नोटिस दिया है बेटा, ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कौन रखेगा? सेलर रखेगा। लॉस हुआ है रीसेल के ऊपर तो रिकवर करो, किससे रिकवर करो? रिकवर करो बायर से, ठीक है। सर नोटिस नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया और अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन रखेगा? बायर रखेगा, बायर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर लॉस हुआ तो कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा। समझ गए क्या? अरे बोलो, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। कॉपी कर लो इसको, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फटाफट। चलो डन है, सारे लोग बोलो डन है। यस, आ जाओ। चलो, तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सर अपन ने पढ़ा कि जो अनपेड सेलर होता है, अनपेड सेलर के पास राइट होता है, और वो भी किसके अगेंस्ट राइट होता है? गुड्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। गुड्स के अगेंस्ट तीन प्रकार के राइट कौन से हैं? राइट ऑफ लीन है, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, और तीसरा अपन ने देखा और वो कौन सा है? राइट ऑफ रीसेल है। कौन सा है? बोलो जल्दी से। राइट ऑफ रीसेल है। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या? ये तीनों राइट्स बेटा तभी पॉसिबल है, अब समझो ना, ये तीनों राइट्स तभी पॉसिबल है जब गुड्स का पोजेशन किसके पास हो? जब गुड्स का पोजेशन सेलर के पास हो। क्या कहा मैंने? बोलो, जब गुड्स का पोजेशन सेलर के पास हो तब ये तीन राइट पॉसिबल है। लेकिन व्हाट इफ अगर गुड्स का पोजेशन अनपेड सेलर से बायर के पास चले गया तो क्या? आप समझे क्या? तो मैं कहूंगा आपके साथ कि अनपेड सेलर के पास फिर राइट आता है अगेंस्ट बायर। क्या कहा मैंने? बोलो, अनपेड सेलर के पास फिर राइट आता है अगेंस्ट बायर कि मैंने सामने वाले बायर को गुड्स दे दिया, बट वो मुझे फिर भी पैसा नहीं दे रहा है। क्या कहा मैंने? बोलो, बट फिर भी वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो राइट है वो मेरे पास होता है किसके अगेंस्ट? बायर के अगेंस्ट राइट होता है। किसके अगेंस्ट राइट होता है? बोलो, बायर के अगेंस्ट राइट होने वाला है, ठीक है। जैसे देखो, क्या मैं क्या क्या बायर से क्लेम कर सकता हूं? मैं बायर से गुड्स की प्राइस क्लेम कर सकता हूं, मैं बायर से डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो, अगर ड्यू डेट के पहले है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं, अगर ज्यादा समय के लिए वो मेरे पैसे को यूज करता है, मतलब मुझे लेट पेमेंट कर रहा है, तो मैं उससे क्या इंटरेस्ट भी मांग सकता हूं क्या?
हाँ मैं इंटरेस्ट भी मांग सकता हूं। समझ रहे हैं आप बात को? सर ये राइट्स तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत जोरों शोरों से पढ़े। ये वही राइट है कि जहां पे मैंने सामने वाले को गुड्स दे दिया और उसने मुझे पैसा नहीं दिया है तो मैं पैसा मांगूंगा, मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो डैमेजेस मांगूंगा, लेट पेमेंट कर रहा है तो इंटरेस्ट मांगूंगा। समझे क्या आप बात को? आओ एक एक पॉइंट को बस एक बार पढ़ लेना है अपने को, बाकी ये सब पॉइंटर्स अपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? ध्यान दो। सूट फॉर प्राइस के बारे में बात करेंगे। द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर एंड बायर रिफ्यूजेस टू पे एज पर द टर्म्स ऑफ द सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस। मतलब क्या, देखो प्रॉपर्टी जो है गुड्स की वो बायर के पास जा चुकी है और बायर मना कर रहा है देने से, यार बायर पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं उसको स्यू करूंगा क्या प्राइस के लिए? हाँ सर मैं उसके ऊपर केस करूंगा प्राइस के लिए, ठीक है। अब देखो, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज पेबल ऑन सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। मतलब डिलीवरी हो या ना हो प्राइस को पे करना है सैटरडे को, और बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है प्राइस को पे करने से, तो सेलर क्या उसको स्यू कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, सेलर इसको क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। ऑल्दो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट पास एंड द गुड्स हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, तो सेलर जो है ना बेटा, वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है यहाँ पे बायर के ऊपर। क्या, किस बारे में? कि ला मेरे लिए पैसा ला करके। स्यू का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ में सेलर जा सकता है बायर के खिलाफ कि देखो ये ड्यू डेट डिसाइड हुई थी, माना कि मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर जो ड्यू डेट आपकी और मेरी डिसाइड हुई है 10 तारीख, अगर आपकी और मेरी डिसाइड हुई है तो 10 तारीख को पेमेंट होना चाहिए था, 10 को पेमेंट नहीं हुआ, मैं चला कोर्ट ऑफ लॉ में। समझ गए क्या? यस, वैसे भी डिलीवरी से, पेमेंट से कोई भी फर्क पड़ता है क्या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने पर? नहीं सर नहीं पड़ता, ये अपन ने ऑलरेडी यूनिट 3 में पढ़ा हुआ है। समझे क्या? है ना? यस। अगला, सूट फॉर डैमेजेस। सर जहां पे बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट या रिफ्यूज करता है पैसे एक्सेप्ट करने, गुड्स को एक्सेप्ट करने से, तो सेलर जो है ना वो उससे डैमेजेस स्यू कर सकता है। मतलब क्या, जैसे मैंने माल भिजवाया बेटा बायर को, बायर ने वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो कैरियर वाले यानी कि ट्रांसपोर्टर के जबरदस्ती के 10,000 रुपए मुझे लग गए। अब मैं दोबारा से माल भिजवाऊंगा बेटा बायर को, तो मैं ये जो जबरदस्ती के 10,000 रुपए लगे ये किससे क्लेम करूंगा? बायर से क्लेम। किससे क्लेम करूंगा? बायर से क्लेम करूंगा। अगला, रेपुडिएशन। सेलर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड कैंसल ट्रीट कर ले और क्या मान ले बेटा, डैमेजेस के लिए स्यू कर ले अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। अब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन नंबर 39 के अंदर आपने और मैंने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, याद करो पेंट वाला एग्जाम्पल भी दिया था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। अगला सर, सूट सूट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड ओनली इफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट इज देयर। मतलब आपने स्पेसिफिक एग्रीमेंट डाल के रखा है कि अगर जितना लेट पेमेंट होगा 12% का ब्याज लगेगा, तो आप 12% का ब्याज क्लेम कर पाएंगे क्या? हाँ सर। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर अगर सर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो सेलर चाहे तो चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट ऑन प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही मे नोटिफाई टू द बायर। मतलब क्या बोल रखा है सर, मान लो स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो जिस समय सेलर बायर को बताएगा देख तू लेट पेमेंट कर रहा है ना, तेरे को ब्याज ब्याज देना पड़ेगा 12% का, मैं पहले ही बता दे रहा हूं तेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% का। तो इस सिचुएशन के अंदर उसे क्या बोला जाता है, उसे सूट फॉर इंटरेस्ट विदाउट एग्रीमेंट। मतलब देखो मैंने क्या कहा सर, सुनो ना, क्या क्या राइट होता है? तो प्राइस का राइट होता है, फिर क्या क्या राइट होता है बोलो जल्दी से? पहला है बेटा प्राइस का राइट होता है, दूसरा किसका राइट है बोलो जल्दी से? सर दूसरा डैमेजेस का है, तीसरा आप रिसाइंड कर सकते हैं, चौथा और क्या कर सकते हैं बोलो? प्राइस, डैमेजेस, रिसाइंड, और चौथा क्या है? चौथा एकदम भारी, और वो कहता है इंटरेस्ट। पर इंटरेस्ट कब? जब आप उसको स्पेसिफिक बताओगे तब। अगर स्पेसिफिक डिसाइडेड नहीं है तो जब से कम्युनिकेट किया है तब से इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? हाँ सर, तब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। जो अनपेड सेलर के पास राइट है उसके अंदर, किसके अंदर बोलो? जो अनपेड सेलर का राइट है उसके अंदर। प्लीज फटाफट गो थ्रू करेंगे, फिर मैं चलूंगा अगले टॉपिक के ऊपर कि बायर के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है सेलर के अगेंस्ट की, ठीक है ना? चलिए फटाफट गो थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी बिल्कुल।
चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, सारे लोग आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो। चलो सर, अगला पॉइंट अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अभी तक अपन देख रहे थे अनपेड सेलर के बारे में कि अनपेड सेलर के पास क्या क्या रेमेडी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बायर ने पूरा पैसा दे दिया और सेलर जो है बेटा वो माल सप्लाई नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब जहां पर सेलर की गलती हो, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि सेलर कमिट कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। क्या कहा मैंने, बोलो? जहां पे सेलर कमिट कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि सर यहां पे बायर की गलती है क्या? नहीं सर, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि बायर के पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या होता है बोलो? सर हम लोग बायर के राइट्स के बारे में अभी लोग पढ़ेंगे कि जहां पे सेलर ने, उस बायर ने पैसा दे दिया, पर पैसा देने के बाद भी सेलर जो है ना वो गुड्स को नहीं दे रहा है। मतलब इसके अंदर चोट्टेपंती कौन कर रहा है? चोट्टापंती बेटा सेलर कर रहा है। तो जब सेलर चोट्टापंती करता है तो क्या क्या राइट्स होने वाले हैं बायर के पास, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 प्रकार के राइट्स है। अब आप 5 प्रकार के राइट्स देखोगे ना तो बड़े ही सिंपल है, जो हमने कई बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे देखो, सबसे पहला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या आपको याद है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर प्रणव सर वाला और सलमान खान वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि कोर्ट मुझे स्पेसिफिकली परफॉर्म करने बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट को। क्या होता है देखो, जनरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डैमेजेस मांग के किस्सा खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है बेटा जहां पे डैमेजेस संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वहां पे पार्टी डिमांड करती है कोर्ट से कि हे कोर्ट प्लीज आप इस पार्टी को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने बोलो कॉन्ट्रैक्ट को। हम लोग चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, हम ये चाहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब हमको डैमेजेस नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि पार्टी परफॉर्म करे इस कॉन्ट्रैक्ट को। डैमेजेस ही लेना होता तो हम ले लेते, पार्टी तो देने के लिए रेडी है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कुछ ऐसा है जहां पे सिर्फ डैमेजेस से कुछ नहीं होगा, जहां पे हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। क्या चाहिए बोलो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो देखो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन गुड्स स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड होंगे तब। ये रेमेडी कब अलाउड होती है? तो देखो, इट मस्ट बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स। ये पावर होती है कोर्ट के पास, डिसाइड करने की पावर होती है बेटा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है क्या। और कोर्ट कब ऑर्डर करेगा? केवल तब जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं है। मतलब डैमेजेस से पार्टी जो है ना वो संतुष्ट नहीं होने वाली है। जो पार्टी है वो संतुष्ट तभी होंगी बेटा जब उसको आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराओगे। बराबर है क्या? तो इसलिए बोला गया इट विल बी ग्रांटेड एज रेमेडी इफ गुड्स आर ऑफ स्पेशल एंड यूनिक नेचर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई ओल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन नहीं, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुरानी सिक्के, मैंने आपको कोई ओल्ड कॉइन बेचने का वादा किया। अब ये जो ओल्ड कॉइन है, ऐसा है क्या मार्केट में मैंने नहीं दिया तो कहीं और से आ जाएंगे? नहीं सर, नहीं आएंगे। तब आप क्या करते हो, कोर्ट के पास जाते हो कि देखो ये सर ये ना एक यूनिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होंगी, आप सामने वाले पार्टी को फोर्स कराओ कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बराबर ना? जैसे शादी एक ही बार होती है तो कोर्ट को फोर्स किया कि आईजी सर को बोलो कि मेरे शादी में ही गाना गाया करके, ऐसा एग्जाम्पल अपन ने देखा था। समझ में आया क्या आपको? अरे बोलो बेटा जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, चलिए सर आ जाओ अगला। अब देखो, अब बात करेंगे डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मान लो सर जो सेलर है वो जानबूझ के या निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है गुड्स को डिलीवर करने से, तो बायर को लेट डिलीवरी होंगी। तो लेट डिलीवरी के लिए क्या वो डैमेजेस मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बायर लेट डिलीवरी या नॉन डिलीवरी से बायर का कोई नुकसान होता है तो क्या वो नुकसान को क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इसके बाद देखो, ब्रीच ऑफ वारंटी, where there is a breach of warranty on part of seller or where buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of breach of warranty। वो क्या कर सकता है? वो सेटअप कर सकता है अगेंस्ट द सेलर फॉर डिमिनिशन एंड एक्सटेंशन इन द प्राइस, या स्यू कर सकता है डैमेजेस एंड वारंटी के लिए। मतलब ये क्या हुआ समझना, ये जो बात की ना ब्रीच ऑफ वारंटी, इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन एंड वारंटी वाला टॉपिक पढ़ा था ना अपन ने। हाँ, अब उसके अंदर अपन ने देखा था कि ब्रीच ऑफ वारंटी के 4 पॉइंट्स थे, तो वो 4 पॉइंट में अगर फंस जाता है बेटा सेलर, या मान लो ऐसा होता है कि कंडीशन का ब्रीच हुआ है बट बायर उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना चाहता है, तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता,
मैं क्या कर सकता हूं, मैं डैमेजेस क्लेम कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा बोलो, डैमेजेस क्लेम कर पाऊंगा। डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि मैं प्राइस का डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, या जो रेट पर मुझे मिला है और जो मिलना चाहिए था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं क्लेम कर पाऊंगा क्या? हाँ। जैसे एग्जांपल मान लो मुझे फोन बेचा गया, एप्पल का प्रोडक्ट बोल के मुझे सैमसंग का फोन दे दिया बेटा। एप्पल का फोन की कीमत 20,000 थी, सैमसंग के फोन की कीमत 12,000 थी। तो मैं क्या करूंगा, 8,000 का डिफरेंस क्लेम करूंगा, ये बोल के कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहता, मैं सैमसंग को यूज करूंगा, बट 8,000 रुपए तुम मुझे वापस करो। क्या करो बोलो जल्दी से, 8,000 रुपए तुम मुझे क्या करो, वापस करो। क्या करो बोलो जल्दी से, 8,000 रुपए तुम मुझे वापस करो। समझे क्या आप बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? फटाफट बताएंगे मेरे को जल्दी से। आर यू एबल टू गेट इट? क्विकली बोलो, आर यू एबल टू गेट इट? यस, सभी लोग बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? बोलो 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 बेटा। यस, मैं क्या आगे बढ़ू? तो यहां पे होता है ब्रीच ऑफ वारंटी। फिर देखो, अगर ड्यू डेट के पहले, बिफोर ड्यू डेट, अगर हो सकता है कि बायर क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट को वेट करे या इंतजार करे, या नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को सीधा कैंसिल करके डैमेजेस के लिए केस मतलब फाइल कर सकता है क्या? बिल्कुल। ये बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में। मतलब सामने वाला माल सप्लाई नहीं कर रहा है बेटा, तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूं, ब्रीच मान के डैमेजेस क्लेम कर लूं, या इंतजार करूं एक्चुअल ड्यू डेट का और उस दिन डैमेजेस को मांगू सामने वाले व्यक्ति से। ओके, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर एक है बेटा सेलर, बायर ने क्या किया था, बायर ने सेलर को बेटा एडवांस पेमेंट कर दिया था। क्या कर दिया था बोलो जल्दी से, बायर ने सेलर को एडवांस पेमेंट कर दिया था। क्या कर दिया था बोलो, एडवांस पेमेंट कर दिया था। अब सेलर के पास एडवांस रखा हुआ है, पर सेलर जो है ना, ये फिर भी माल सप्लाई नहीं करता बेटा। क्या कह रहा हूं मैं बोलो, ये फिर भी गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहा है। अब सेलर कुछ समय बाद, यानी कि 1 महीने बाद, बायर से क्या कहता है, काम करो, जो तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया था ना, वो 1 लाख रुपए मैं तुम्हें वापस कर देता हूं। क्या मैंने बोलो, जो तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया था ना, वो 1 लाख रुपए मैं तुम्हें वापस कर देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, आपने बायर का सेलर ने 1 महीने तक 1 लाख रुपए यूज किया, अगर ये सेलर बाहर मार्केट से या बैंक से लोन लेता 1 लाख रुपए का, तो उसको क्या ब्याज देना पड़ता क्या? हाँ देना पड़ता। और अच्छा चलो पैसा लिया तो माल तो सप्लाई करते, आपने गुड्स भी सप्लाई नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, बायर सेलर को बोल सकता है कि तुम मुझे क्या दो, ब्याज का पैसा। क्या दो बोलो जल्दी से, तुम मुझे इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा दो, ब्याज का पैसा दो। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा सेलर बोलेगा। कि बायर बोलेगा? बायर बोलेगा, और वो भी किसको? सेलर को। समझे क्या? यस, देखो क्या, nothing in this act shall affect the right of seller or the buyer to recover interest or special damages in case where law interest या special damages may be recoverable, or to recover the money paid where consideration for payment of it has failed. In the absence of contract to contrary, कोर्ट में अवॉर्ड द इंटरेस्ट एट सच रेट, जो भी उसको थिंक फिट लगता है बेटा, जो उसने बायर को देना चाहिए, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ द प्राइस, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, और पेमेंट आपने पहले ही कर लिया था। मतलब क्या सर, बायर ने पेमेंट कर दिया पर सेलर ने ब्रीच किया, सेलर ने माल सप्लाई नहीं किया, तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइस भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। क्या कहा, प्राइस भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। और इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ इंटरेस्ट को डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बोलो? कोर्ट ऑफ लॉ इंटरेस्ट को डिसाइड करेगा। समझ गए क्या? तो ये थे 5 प्रकार के रेमेडीज जो बायर के पास होते हैं, वो भी किसके अगेंस्ट? सेलर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बोलो जल्दी से? सेलर के अगेंस्ट। ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे हम लोग सेक्शन नंबर 64 के ऊपर, जो हमारा आखिरी सेक्शन है बेटा। और उसके बाद हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है? उसके बाद हमारा सोगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है बोलो? सोगा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है ऑक्शन सेल। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे बोलो जल्दी से? ऑक्शन सेल के बारे में सर अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर, ऑक्शन सेल का क्या मतलब होता है, आओ पढ़ते हैं, आओ समझते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। देखो, ऑक्शन सेल,
आप सभी लोग जानते हो, आपने अक्सर सुना होगा आईपीएल में प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। क्या होता है बोलो? आईपीएल में प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई प्लेयर है और बहुत सारी टीम्स है, तो ये टीम्स क्या करती है, इसके ऊपर बोली लगाती है, ठीक है ना। अब जिसकी ज्यादा बोली होंगी, क्या कहा मैंने बोलो, जिसकी जितनी ज्यादा बोली होंगी उसका उतना चांसेस हो जाएगा किस बात का, कि ये प्लेयर उस टीम में आने का। किस बात का बोलो जल्दी से? ये प्लेयर का उस टीम में आने का। अब समझ रहे हैं क्या बात को? यस। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा कि ये है ना बहुत पुराने जमाने की बोतल है बेटा, ये महाराणा प्रताप जी के जमाने की, समझ रहे हैं बात को, बोतल है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन कौन इसे खरीदना चाहेगा? तो आप में से लोग क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे बेटा, वो आएंगे। क्या आएंगे बोलो जल्दी से? वो इस बोली में आएंगे। अब समझना, मैं जो सामने खड़ा हूं, जो इसकी क्या कर रहा हूं, मार्केटिंग, मतलब जो मैं बोल रहा हूं ना कि मैं इस बॉटल की नीलामी करना चाहता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में इसे बोला जाता है ऑक्शनियर। क्या बोला जाता है बोलो? ऑक्शनियर। अब ये जो ऑक्शनियर कौन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेलकम मूवी देखी होंगी, तो उसमें अक्षय कुमार जो होता है वो ऑक्शनियर होता है बेटा, बराबर ना? यस। अब बॉटल किसकी है? बॉटल मेरी है, तो मैं रहूंगा सेलर। सेलर क्या करता है? ऑक्शनियर को अपॉइंट करता है, और बहुत सारे जो बिडर्स है बेटा, वो आके क्या करते हैं, वो आके यहाँ पे बोली लगाते हैं। क्या करते हैं बोलो? वो आके यहाँ पे बोली लगाएंगे। जैसे कोई 1 लाख बोलेगा, कोई 2 लाख बोलेगा, कोई 3 लाख बोलेगा, कोई 5 लाख बोल रहा है, फिर आखिरी में मिस्टर डी करके बेटा ये 10 लाख बोल रहा है। अब 10 लाख के ऊपर कोई बोली नहीं लगा रहा है, मैं बोल रहा हूं 10 लाख 1, 10 लाख 2 और 10 लाख 3, ऐसा मैं हैमर, समझ रहे बात को, हैमर पटकूंगा। और जैसा ही मैंने हैमर, हथौड़ा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जैसे ही मैंने हथौड़े को पटका तीसरी बार, इसका मतलब होता है कि ये जो बॉटल है, ये बॉटल मिस्टर डी को 10 लाख रुपए में बिक चुकी है। समझ रहे हैं क्या? तो सर ये लोगों ने जो 1 लाख रुपए, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 3 लाख रुपए की जो बोली लगाई, ये ऑफर होता है। ये क्या होता है बेटा? ऑफर होता है। समझना बात को। फिर ऑक्शनियर, लेकिन जिसके ऊपर, जिस बोली के ऊपर हथौड़ा पीटता है, वो अपने आप में इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होता है ऑफर का। क्या कहा मैंने बोलो? वो अपने आप में इंप्लाइड एक्सेप्टेंस होता है ऑफर का। अब समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या जो मैं कह रहा हूं? ठीक है ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना सारे लोग। हाँ ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो। देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, इधर ध्यान देना, अभी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना बेटा, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। हाँ ये देखो, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। इधर आ गया क्या? फुल स्क्रीन आ गया। देखो यहाँ पे, ये देखो, सेलर कौन हुआ? मिस्टर सागर यानी कि मजनू भाई। और अक्षय कुमार क्या हुआ बेटा? ऑक्शनियर हुआ। समझ रहे क्या? अक्षय कुमार कौन हुआ बोलो जल्दी से? सर अक्षय कुमार हुआ यहाँ पे ऑक्शनियर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? रॉकिंग हॉर्स। देखो रॉकिंग, हाँ ये जो है बेटा, ये है प्रोडक्ट बेचने का, बराबर है क्या? उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे सागर करके नाम भी लिखा हुआ है ना? We start the bid at $10,000. देखो इन्होंने क्या बोला, वी स्टार्ट द बिड एट $10,000। इसका मतलब क्या होता है कि 10,000 रुपए की बेसिक प्राइस इन्होंने सेट कर करके, मतलब कोई व्यक्ति आके 9,000 रुपए बोलेगा, हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि 10,000 की रिजर्व प्राइस है हमारा। रिजर्व प्राइस मतलब ये लोएस्ट प्राइस है बेटा। समझ रहे क्या? $10,000 यानी 80 इंटू 10,000 यानी कि 8 लाख रुपए की पेंटिंग। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये एक बेसिक प्राइस है, बराबर। तो सामने वाले को अगर बोली लगाना है ना, तो 10,000 के ऊपर ही लगाएगा। 10,000 के नीचे लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। 12. देखो इसने 12 बोला, मतलब क्या कि $12,000। देखे एक ने, इसने चिंटी ने क्या बोला? $14,000। 16,000. एक $16,000 बोल रहा है, $16,000. एक 60, एक $18,000 बोल रहा है। $18,000. 22. $25,000. ये $25,000 बोला। ये सब क्या चल रहा है बेटा? ये सारे के सारे ऑफर चल रहे हैं।
समझे क्या बात को? ये जितने भी 15,000, 16,000, 12,000, 18,000, 25,000, ये सबके सब ऑफर चल रहे हैं जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। $25,000. Well, 25,001. 50,000. ये 50,000 बोली है कि नहीं? Let's see if anybody goes ahead. देखो 50,001. वो पूछ रहा है कि 50,000 से ऊपर कोई देना चाहेगा क्या? $50,000 2. देखो $50,000 3. So देखो उसने बोला सोल्ड, समझे क्या आप बात को? यानी कि $50,000 में क्या हो गया बेटा? $50,000 में ये जो पेंटिंग है ये बिक गई। क्या कहा मैंने? बोलो। $50,000 में ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग क्या हो गई? बोलो जल्दी से। ये पेंटिंग बिक गई। समझे क्या? ये जो तीसरा हुआ, जब उसने ऐसा बोला ना, ये इसका मतलब क्या था? ऐसा ठोका उसने, तो इसका मतलब था इम्प्लाइड सेल। क्या है? बोलो जल्दी से। इसका मतलब है बेटा इम्प्लाइड सेल। ठीक है, and this lovely painting is sold to मिस इशिका। Ishika. ठीक है, अब ये जो इशिका है बेटा, ये हो गई यहाँ पे बायर, सागर हो गया सेलर, और अक्षय कुमार क्या हुआ? ऑक्शनियर हुआ। क्या हुआ? बोलो जल्दी से। ऑक्शनियर हुआ। क्या आप बात को समझे क्या? क्या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई सर, कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यस। तो ये था अपन ने जो देखा अभी, क्या? ऑक्शन सेल। क्या देखा अपन ने? बोलो जल्दी से। ऑक्शन सेल के बारे में अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, आ जाइए सर। आओ आओ आओ, ध्यान दो यहाँ पे। सर आप भी पेंटिंग बेचो बोले ऑक्शन में, बताऊँ क्या मैं तुमको? ज्यादा बातें आ रही क्या? ठीक है, तो ऑक्शन सेल के बारे में अपन ने यहाँ पे चेक किया। अब इसके अंदर कुछ कुछ और कंसेप्ट है जो मैं आपको जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। मतलब पब्लिक को बुलाऊंगा, उनसे बोली लगवाऊंगा, और प्रॉपर्टी किसको बेचा जाता है? हाईएस्ट बिडर को बेचा जाता है। When he sells, he is only agent of the seller। मतलब क्या? सागर का एजेंट कौन था? सागर का एजेंट था अक्षय कुमार। ठीक है, he may however sell his own property as a principal and did not disclose the fact that he is so selling। मतलब यहाँ पे देखो, अब क्या है? अक्षय कुमार की चॉइस है कि उसको सागर का नाम लेना है या सागर का नाम नहीं लेना। अगर सागर बोल रहा है मेरा नाम मत लेना, मजनू भाई बोल रहे मेरा नाम मत लेना, तो मैं बोलूंगा अपन लोग नहीं लेंगे नाम। लेकिन अगर मजनू भाई बोल रहे हैं नाम लेना, तो फिर यहाँ पे सागर एजेंट के तौर पर काम करेगा। क्या? हाँ सर, ओके। अब देखो यहाँ पे रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है? सेल में भी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस। मतलब ये बेसिक प्राइस होता है जिसके ऊपर बोली लगेंगी। जैसे अपन ने देखा था सागर भाई के केस में कितना था? $10,000 बेटा बेसिक प्राइस लगी थी। क्या? हाँ सर, $10,000 बेसिक प्राइस लगी हुई थी। बराबर है क्या? यस सर, ओके। अब देखो, अब यहां पे बात किया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है? वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है सर? अगर गुड्स है, जैसे बहुत सारी पेंटिंग है बेटा सागर भाई की, और मैं एक पेंटिंग को एक बार में बेचूंगा, दूसरे पेंटिंग को दूसरे बार में, मतलब लॉट लॉट में बेच रहा हूं, तो इनका कहना है कि हर एक लॉट अपने आप में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा। बराबर है क्या? जैसे मान लो 100 पेंटिंग है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 100 अलग अलग बार बोली लगवा रहा हूं, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स अलग बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। ऐसा नहीं है इशिका ने एक पेंटिंग खरीदी तो सभी पेंटिंग इशिका की, ऐसा होता क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो गुड्स अगर लॉट्स में बेचे जा रहे, अलग अलग करके आप बेच रहे हो, तो अलग अलग करके जब बेचोगे तब उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर एक इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग माना जाता है। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कंप्लीशन कब होता है? तो देखो, the completion of auctioneer when auctioneer announces on completion of fall of hammer या कोई भी कस्टमरी मैनर, जैसे हाथ ठोक के कस्टमरी मैनर हुआ बेटा, तो तब अपन लोग कहते हैं क्या? कि सर सेल हो गया कंप्लीट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। मुझे एक बात बताओ, इशिका जो है बेटा, वो 1 2 3 सोल्ड होने से पहले क्या इशिका अपने 50,000 के जो बिड है उसको विड्रॉ कर सकती है? क्या उसको वापस ले सकती है? क्या? हाँ सर, ले सकती है। अपने को याद है अपन ने पढ़ा था कि ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले अपन उसको रिवोक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक्सेप्ट कब हो रहा है? फॉल ऑफ हैमर के ऊपर। तो फॉल ऑफ हैमर होने से पहले क्या इशिका इसको रिट्रैक मतलब वापस ले सकती है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल वापस ले सकती है। कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। समझे क्या? क्या सारे लोग इस बात को समझे? क्या? बोलो 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 बेटा, बोलो बेटा, क्या आप बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं हैमर ऐसा बेटा, मान लो मेरे को आपने ये माउस खरीद लिया 5,000 रुपए में,
मैं तीसरा यहाँ पे ऐसा हैमर पटक रहा हूं, 5001, 5002, 5003, मैंने 3 के लिए पटका और वो हैमर टूट के बेटा क्या कर जाता है, ये माउस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या ये सेल माना जाएगा क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमरी मैनर या फॉल ऑफ हैमर हुआ ही नहीं। अगर वो प्रॉपरली होता तब सेल माना जाता, पर अगर हैमर ठोकने से वो टूट के अगर मान लो प्रोडक्ट कोई तोड़ देता है तो सेल माना जाएगा क्या? नहीं। मतलब लॉस किसका होगा? सेलर का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? बोलो, सेलर का लॉस होगा। समझ गए क्या? क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? सभी लोग बताएंगे मेरे को यस सर। अगला, अब देखो, राइट टू बिड में बी रिजर्व, मे बी रिजर्व। देखो क्या बोल के रखा है, राइट टू बिड मतलब क्या है कि ये जो ऑक्शन सेल है ना, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे सेलर के आदमी भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो सर, यहाँ पे सेलर के आदमी भी बैठे हो सकते हैं। मतलब इसे बोला जाता है राइट टू बिड में बी रिजर्व। मतलब क्या कि सेलर बोल सकता है कि मेरी पेंटिंग के लिए हो सकता है यहाँ पे मेरे जान पहचान वाले लोग या मेरे अपने लोग बैठे हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये जो सेलर के आदमी लोग हैं, अगर इस बात को नहीं बताया होगा बायर को, तो ये अननेसेसरी प्राइस को बढ़ाएंगे बेटा। क्या आपको लगता नहीं क्या? जबरदस्ती का ये प्राइस रिगिंग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जबरदस्ती का ये लोग प्राइस को बढ़ाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, बराबर ना? यस। इसलिए बोला जाता है कि अगर क्या होता है बताइए, इसलिए बोला जाता है कि अगर सेलर अपने आदमियों को बैठा रहा है, यानी कि अगर वो राइट ऑफ बिड चाहता है, वो रिजर्व करना चाहता है राइट ऑफ बिड को, तो इसको इस बात को बताना पड़ेगा। मतलब कि अगर मजनू भाई अपने लोगों को, अपने आदमी को बैठाना चाहते हैं उस ऑक्शन में बोली लगाने के लिए, तो इस बात को मजनू भाई को सबको बताना पड़ेगा। देखो, it expressly by or on the behalf of seller where such right may be expressly reserved but not otherwise. The seller may or any one person on this behalf may bid at the auction. मतलब क्या बोला है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्पेसिफिकली बोल के रखा ना, क्या कहा मैंने? बोलो, अगर आपने स्पेसिफिकली बोल के रखा ना, तब जाके ही आप क्या कर पाएंगे? बोली लगा पाएंगे। सर मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं बोला होता और फिर भी बोली लगाई होती तो इशिका जी के पास राइट आ जाता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते। क्या कर सकते हैं? बोलो, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। समझे क्या बात को? बोलो मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग बताएंगे मेरे को, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? यस, गॉट इट? बोलो। तो अपन ने क्या देखा? सर अपन ने देखा, यहाँ पे क्या देखा? सभी लोग बताएंगे। सर अपन ने देखा कि जो राइट ऑफ बिड है ना, ये क्या हो सकता है? रिजर्व किया जा सकता है। क्या हो सकता है? बोलो, रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप रिजर्व करो तो इस बात को आप बताओगे। आपने नहीं बताए तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि आप प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहे हो। मतलब आप जानबूझ के प्राइजेस को बढ़ा रहे हो। जानबूझ के कौन बढ़ा रहा है प्राइजेस को? सेलर जानबूझ के प्राइजेस को ऊपर खिंचवा रहा है महंगे में बेचने के लिए, मार्केट में फेक डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो अगर सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग, तो ऐसे केस में इशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मतलब इशिका की चॉइस होगी कि उसको माल खरीदना है या उसको नहीं खरीदना। समझ गए क्या? यस। सर मुझे बताओ, वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय दी सेलर, अगर सेलर ने यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया बेटा सेलर को, तो देखो क्या, सुनो, देखो क्या, टू बी सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ बिड ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ। समझ रहा क्या बोला यहाँ पे? सर अगर सेलर पहले से बता देता है ना, तो वो फिर बिड कर सकता है, पर अगर नहीं बताया पहले से तो बिड कर सकता है क्या? नहीं सर, नॉट लॉफुल। क्या कहा मैंने? बोलो, नॉट लॉफुल टू बिड फॉर हिमसेल्फ, या किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय करे या ऑक्शनियर को पता होके कि देखो देखो इन्होंने क्या किया है, किसी और पर्सन को अपॉइंट किया है। समझ रहे क्या बात को? तो इस सेल को क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रावेन माना जाएगा। मतलब कि इसे अपन लोग फ्रॉडुलेंट ट्रीट करेंगे बायर, और वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। क्या कर सकता है? बोलो, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। मतलब देखो क्या बोला, सर अगर सेलर ने नहीं बताया बायर को कि
कि मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं, तो बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉडुलेंट माल के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने वाला है क्या? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट आप इसको पढ़ो, है ना, फिर उसके बाद अपन लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, ध्यान दो। तो क्या बताया मैंने आपको? तो सर अपन लोग इसे क्या मान लेंगे? प्रिटेंडेड बिडिंग मान लेंगे। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान दो। अब सर बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? सर अब बात करेंगे यहाँ पे एक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टैक्सेस वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो सर, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा है, इस गुड्स की बेस प्राइस है 1,000 रुपए, और इसके ऊपर जीएसटी लगा के रखा है 18% का, कितना? 180 रुपए, मतलब 1180। अब क्या होता है, ये जो जीएसटी है ना, कल चल के गवर्नमेंट 5% कर देती है, मतलब कितना होगा अब यहाँ पे? 50 रुपए होगा, यानी कि प्रोडक्ट की कीमत 1,050। या मान लो जीएसटी की कीमत अगर 28% कर दिया, तो 280 रुपए, यानी कि 1280 का रेट होगा। तो लॉ क्या कहता है? जब टैक्सेस के बढ़ने या घटने के कारण, क्या कहा मैंने, बोलो, टैक्सेस के बढ़ने या घटने के कारण प्राइस गिरती है या प्राइस बढ़ती है, तो इन सबका गिरने या बढ़ने का, यानी कि फायदा और नुकसान किसका होगा? बायर का होगा। यानी कि बायर को क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस के बाहर को उठाना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर सर टैक्सेस बढ़ते हैं या टैक्सेस घटते हैं, तो इसका फायदा या नुकसान किसको होने वाला है? बायर को होने वाला है। किसको होने वाला है? बायर को होने वाला है। देखो यहाँ पे, the buyer would have to pay the increased price where tax increases or may derive the benefit of reduction of taxes are curtailed. It is upon parties to agree to make agreement contract to contrary. मतलब पार्टीज ऐसी भी डिसाइड कर सकती है, भाई मुझे टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं, मैं तुझे 1,200 रुपए पे करूंगा, जिसके अंदर टैक्सेस वैक्सेस सब इंक्लूड होगा। तो इस सिचुएशन में फिर टैक्सेस बढ़ जाए या घट जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मली फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाता है क्या? यस सर, माना जाता है। मतलब उस केस में सेलर फिर बाहर को उठाता है क्या? यस सर, उठाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे आई थिंक सो अपना क्या कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे अपना सोगा का यूनिट नंबर 4 भी समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, सोगा का यूनिट 4 भी पूरी तरीके से अपन ने 100% तरीके से अपना हो जाता है यहाँ पे समाप्त। डन, डनाडन, डन। क्विकली बता दो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी दिक्कत? फटाफट बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। नो दिक्कत? बोलो जल्दी से, नो दिक्कत? नहीं, ओके। मैं आईआरएफ के लिए, सुनो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए आपको एक सेशन शेयर करूंगा, ये आप अपने मॉड्यूल से ही रीड करना। क्या कहा मैंने, बोलो? जो आईसीएआई की मॉड्यूल होती है ना, आईसीआई के मॉड्यूल से ही आप क्या करेंगे? आईआरएफ को रीड करेंगे, बराबर है। उसके अंदर पूरा मैं आपको कवरेज करूंगा, वही 1.5 घंटे का समझ लो लेक्चर होगा, जिसके अंदर आईआरएफ पूरा आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे। उसको किससे पढ़ेंगे? मॉड्यूल से। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के एक दिन पहले ना, तब आप इसके अंदर जितना टॉपिक है चार्ट बुक के अंदर, उतना ही कवर करना आईआरएफ का। बाकी पोर्शन कवर मत करना, जितना जरूरी है उतना मैंने यहाँ पे देके रखा हूं। बाकी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें, बट आईआरएफ 1.5 घंटे का ही टॉपिक है, मतलब वो रेगुलर सेशन ही 1.5 घंटे का है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो रेगुलर सेशन है 1.5 घंटे का, आप उससे उसको कवर कर लेंगे क्या? यस सर, मॉड्यूल से आप इसको कवर करेंगे, ध्यान रखना। पर जब पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ना है तो इससे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं क्या? जब एग्जाम के लिए रिवीजन करना है तो इससे करेंगे, क्योंकि इसी में से सवाल बनने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बेटा,
सर ये निफ्रा वर्सेस आईसीआई क्या आपके समझ के बाहर है बेटा। जब आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या निफ्रा है, क्या आईसीआई का क्या लफड़ा है। वो सब अभी मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटर में डिटेल में निफ्रा का टॉपिक है। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा वो, है ना। तो जल्दी से पास हो जाइए, इंटर में आ जाइए, फिर बढ़िया से कंसेप्ट को पढ़ेंगे वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। यहाँ पे अपना यूनिट नंबर 4 होता है समाप्त। यूनिट 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको भेजूंगा। उससे पहले मैं आपको आज आईआरएफ की लिंक भेजूंगा, कल क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिंक भेजूंगा, एंड देन फिर हम लोग चालू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। हमारा अब आखिरी एक्ट बचता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड इसके बाद अपना पूरा यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच समाप्त हो जाता है। क्या? यस सर, फिनिश ऑफ हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। होप सो आप सभी लोगों को एकदम मजा आ गया हो बेटा ये सेशन के अंदर, और पूरी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई हो। दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए जितने भी सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है, Q&A सेशन से, मैंने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर अपडेट कर दिया, आप जरूर से चेक कर लेना। bit.ly/IG Sir Live स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है। आप ultimateca.com के ऊपर जाके हमसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा सीए इंटरमीडिएट के जर्नी के अंदर बेटा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग शिद्दत से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और इस एक बार में क्या कर जाए, सीए फाउंडेशन को क्लियर कर जाए अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर, राइट। तो मिलेंगे बेटा सीए इंटरमीडिएट के लॉ जर्नी में, सीए इंटर के ऑडिट जर्नी में मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट्स में आपको सीए इंटर में पढ़ाता हूं, तो मिलेंगे हम लोग सीए इंटर के जर्नी में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, और बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जिसके सेशंस में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर लेता हूं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।